प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास विज्ञान का अखिल अनसोल्व प्रश्न पत्र हल करेंगे। यदि आपने अखिल अनसोल्व के 3 सेट लगा लिए तो आपके विज्ञान में पूरे में से पूरे प्रश्न आ जाएंगे। इनमें हम केवल अभी भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को ही हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यह 2020 का एक सेट है, तो सर्वप्रथम हम इसे हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न किस तरीके से है। स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ आँख का जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। इसे आप याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आइए इसकी वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2। और हमें क्या चाहिए? देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए R को यहीं रोक लो, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में 2 × F = R। और 2 × F कितना फोकस दूरी 20 = R। 20 दूनी 40। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी? इसकी वक्रता त्रिज्या निकल के आएगी 40 सेंटीमीटर। अब अगला जो प्रश्न है वो है प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कार्य का मात्रक होता है जूल। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। आवेश का मात्रक कूलाम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और कार्य का मात्रक जूल। तो इससे हमें प्रतिरोध का मात्रक यहाँ मिल गया, ये होता है ओम। ये मैंने आगे के आपको बता दिए जिससे कि आप इन्हें याद कर लें। तो अब आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अब भैया जब वैद्युत मोटर है तो वो यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। आपको समझ जाना चाहिए कि जब वैद्युत मोटर है तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगी? वैद्युत ऊर्जा में। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लें, वैसे मैंने समझा दिया है। अब अगला प्रश्न क्या आता है? दूसरे का क। ये कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन कि वायु के सापेक्ष नहीं होता। क्रांतिक कोण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे का क्या भी। अब ख प्रश्न को करते हैं। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि क्रांतिक कोण जो होता है वो होता है c, और अपवर्तनांक होता है n। अब हमें c तो दे रखा है। पहले आइए हम इस प्रश्न को करते हैं कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, अब ये प्रश्न तो यहाँ हल हुआ है, आइए देखते हैं। तो क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण c कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ क्रांतिक कोण 30 डिग्री। और इसका हमें अपवर्तनांक होता है n हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है n बराबर 1/sin c। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से याद कर लो। n बराबर 1, क्योंकि अपवर्तनांक हमें चाहिए साइन, और साइन c का मान कितना है? 30 डिग्री। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? आप जानते हैं n बराबर 1/sin 30 की वैल्यू होती है 1/2।
अब ये तीसरी बार में आया तो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 2। इसका अपवर्तनांक कितना निकल के आ गया, 2। तो आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं लेंस की क्षमता होती है P, चूंकि अवतल है इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस। तो जो भी अवतल लेंस की क्षमता 4 मीटर फोकस दूरी वाले, तो पहले तो मैंने आपको, अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं तो देखते हैं। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है 4 मीटर, F बराबर 4 मीटर। लेकिन लेंस कौन सा है, लेंस है अवतल। अवतल लेंस के लिए हमेशा फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है, मतलब माइनस में। तो माइनस का 4। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता ये होती है P, ये P, और ये किसके व्युत्क्रम, 1/f। P बराबर होता 1/f, और P बराबर 1/f किस में है, माइनस में, माइनस के 4। अब -4 का भाग 1 में दे दीजिए, तो इसका जो आंसर आया वो आया 0.25, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, और चूंकि ये क्या है, माइनस में है, तो आपका ये प्रश्न भी हल हो गया अच्छी तरीके से। तो आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहता है तीसरे का क, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति, मतलब ये कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु जो है हमने कहाँ रख रखी है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। यानी कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य रखी हो तो तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आइए इसे रफली समझ लीजिए, देखते हैं। तो जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर है, तो जब वस्तु C पर रखी हो तो उसके लिए प्रतिबिंब, जब वस्तु ध्रुव और P के बीच में हो। तो अब अगला प्रश्न क्या कहता है, लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा। ये आप अपने मॉडल से तैयार कर लें, लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा। इस प्रश्न को आप छोड़ो और अगला प्रश्न देखो, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में सुरक्षा करती है। किसी केबल अथवा तार में उसकी वहन क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह तार गर्म हो जाता है और उसका चालक आवरण पिघल कर जलने लगता है, जिससे भवन में आग लग सकती है। दिए हुए परिपथ को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसी के अथवा में है ये प्रश्न। 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, तो ज्ञात कीजिए। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। तो ये दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है 1500 वाट सामर्थ्य वाले, तो हम जानते हैं 1500 वाट सामर्थ्य होता है P, इसको शक्ति भी बोल सकते हैं। 1500 वाट और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। V बराबर कितना, V बराबर 250 वोल्ट, और हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, वो ज्ञात करवा रहा है हमें हीटर से प्रवाहित धारा I और हीटर के तार का प्रतिरोध। एक तो हमें I ज्ञात करना है और एक तार का प्रतिरोध R ज्ञात करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, P बराबर V इंटू आई। तो P बराबर V हमें कितना दे रखा है, बताइए आप। निकालना क्या है, हमें I निकालना है, तो I को यहीं रोको, V मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगी, P अपॉन V अपॉन में आ जाएगी। तो P अपॉन V बराबर I। P कितनी है, P है हमारी 1500, और V कितनी है, V है हमारी 250। इससे ये खत्म, और 25 छिक्का 150, तो I हमारी धारा कितनी आ गई, धारा निकल के आ गई हमारी I बराबर
6 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है? एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हीटर के तार का प्रतिरोध। और प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे, V² अपॉन P। R बराबर V² अपॉन P। तो R बराबर V², V हम जानते हैं 250, क्योंकि स्क्वायर है तो 250 अपॉन R कितना है? अपॉन P, सॉरी गलत बोल गया, P विद्युत सामर्थ्य ये है 1500। अब 0 से 0, 0 से 0, 3 पंजे यानी कि 5 तिया 15 और 5 25, 25 पंजे, R बराबर 25 पंजे 125 बटे 3। और आप जानते हैं प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। ये आ गया आपका आंसर। तो आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का संचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को करते हैं। और अगला प्रश्न है निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श वैंसी से जोड़ा जाता है, ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा और ए और बी के मध्य विभवांतर। ये रहा यह प्रश्न। निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, तब क्या क्या ज्ञात करना है? ए और बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा आई, ए और बी के मध्य विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। पहले ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा कि जब परिपथ में धारा यहां से गई, यहां से जाने के बाद परिपथ में जो धारा है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्से में इधर धारा पहुंचेगी और एक हिस्से में इधर। ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि लगातार जुड़े हुए हैं। और ये भी दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में ये यहां भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो इनका प्रतिरोध निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब हम इसे R1 मानते हैं, इसे R2, इसे R3 और R4। तो पहले दो R1 और R2 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम के लिए आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 3 तक दे रखे हैं तो, वरना 2 तक काफी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो R इक्वल्स टू R1 कितना है? 4 ओम और R2 कितना है? 2 ओम। तो R हमारा कितना निकल के आ गया? R निकल के आ गया हमारा 6 ओम। ये श्रेणी क्रम में था, इसे हमने, इसका जो कुल योग आया, प्रतिरोध जो आया वो आया 6 ओम। अब इसे R डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसे R डैश। अब ये हिस्सा, ये भी कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। एक बार इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दें, एक बार इसे, फिर जो दोनों आएंगे उन्हें समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो R डैश आया 6 ओम। अब R डबल डैश इक्वल्स टू हो जाएगा R3 प्लस R4, क्योंकि ये भी श्रेणी क्रम में है। तो R डबल डैश इक्वल्स टू R3 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम और R4 की वैल्यू कितनी है? 1 ओम। तो ये कितना हो गया? 2 ओम और 1 ओम। R डबल डैश हो गया ये 3 ओम। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। अब R डबल डैश 3 ओम और R डैश 6 ओम, ये दोनों कौन से क्रम में आ गई? ये जुड़ के यहां आ गया और ये दोनों जुड़ के यहां आ गए। यानी कि किस तरीके से चित्र बन गया? ये चित्र इस तरीके से बन गया, कुछ इस तरीके से।
ये आर डैश मान लो, आर डैश कितना है 6 ओम, और ये आर डबल डैश ये कौन सा हो गया, ये हो गया 3 ओम। अब ये दोनों कौन से क्रम में आ गए, ये दोनों क्रम में, क्योंकि धारा बढ़ रही है तो ये आ गए समांतर क्रम में। कौन से क्रम में आ गए, समांतर क्रम में। तो हम जानते हैं समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला होता है आर, इसे डबल डैश मान लिया तो इसे मान लो ट्रिपल डैश, आर ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, क्योंकि ये दोनों कौन से क्रम में थे, समांतर क्रम में। अब इन्हें ऐड कर देते हैं, 1/r ट्रिपल डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1/r डैश, आर डैश कितना था, आर डैश था हमारा 6 ओम, प्लस आर डबल डैश कितना था, ये था हमारा 3 ओम। अब हम इसका क्या ले लेंगे, अब हम इसका ले लेंगे एलशियम। एलशियम कितना आया 6, तो ये आ गया 1 प्लस 3 2 जा 6, तो 1/r ट्रिपल डैश आ गया 1/r ट्रिपल डैश हो गया 3/6, और जब हम इसे पलटेंगे, पलटने के बाद क्या हो जाएगा, r ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 6/3, और 3 2 जा 6, तो हमारा जो r है, r ट्रिपल डैश आ गया हमारा 2 ओम। अब ये तो आ गया ए बी के मध्य जो हमारा प्रतिरोध है। अब आपको ये दोनों जुड़ के एक हो गई। अब ये किस तरीके से चित्र बन गया, ये चित्र कुछ इस तरीके से बन गया। बात समझ में आ गई। ये जो आर ट्रिपल डैश है ये कितना आ गया 2 ओम, और ये जो प्रतिरोध दे रखा है ये दे रखा है हमें 3 ओम। यदि हमें इसका कुल प्रतिरोध निकालना हो तो ये दोनों कौन से क्रम में चल रही धारा, ये यहां से लगातार क्रम है, तो ये 2 ओम और 3 ओम कितने हो जाएंगे 6 ओम। यदि हम इसका प्रतिरोध निकालें, ये तो आ गया आर ट्रिपल डैश। यदि हम कुल प्रतिरोध निकालें, क्या निकालें, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना आ गया, कुल प्रतिरोध आ गया हमारा आर 4 डैश, या डायरेक्ट कर लो, अगर हमें ये करना है तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आर इक्वल्स टू आर ट्रिपल डैश प्लस आर, इसे नाम दे दो आप प्रतिरोध R5 का, किसका नाम दे दें इसे, R5। तो इसका जो प्रतिरोध है प्लस R5, टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, R इक्वल्स टू 2 प्लस 3, तो हमारा कुल प्रतिरोध निकल के आ गया 5 ओम। कुल प्रतिरोध हमारा कितना निकल के आ गया 5 ओम। जो हमारा कुल प्रतिरोध है वो है, कुल प्रतिरोध आ गया हमारा R इक्वल्स टू 5 ओम। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, सर्वप्रथम हमें जो निकालना है A और B के मध्य प्रतिरोध। अब आप जानते हैं A और B के मध्य जो हमारा प्रतिरोध है, जो हमने इसका जो प्रतिरोध निकाला था इस पार्ट का, तो वो हमारा जो प्रतिरोध निकल के आया था वो निकल के आया था 2 ओम। A और B के मध्य क्या निकल के आ गया, हमारे A और B के मध्य जो प्रतिरोध निकल के आ गया वो आ गया 2 ओम। ये आपका पहला आंसर। अब दूसरा हमें क्या देखना है, अब दूसरा करते हैं, परिपथ में धारा, मतलब जो पूरा परिपथ है उस परिपथ में कितनी धारा बहती है, तो इस धारा को हम निकालते हैं। इस धारा के लिए आप देखें, इसके लिए हम जानते हैं ओम का नियम, ओम का नियम। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है V बराबर I R। अब हमें धारा निकालनी है तो V अपॉन R इक्वल्स टू I। V की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, और जो हमारा प्रतिरोध निकला है, पूरे परिपथ के लिए धारा निकालनी है ना, तो इसके लिए हमें कुल प्रतिरोध को लेना होगा। किस प्रतिरोध को लेना होगा, कुल प्रतिरोध को। और कुल प्रतिरोध हमारा कितना है, कुल प्रतिरोध हमारा 5 ओम। कितना निकल के आया 5 ओम, क्योंकि पूरे परिपथ की धारा पूछ रहा है। तो 10/5 इक्वल्स टू I, 5 दूनी 10। I कितना आ गया, I इक्वल्स टू हो गया हमारा 2 एम्पियर। क्या आ गया 2 एम्पियर। तो ये हमारी धारा निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A और B के मध्य विभवांतर।
यानी कि इन दोनों के बीच कितना विभवांतर होगा। अब इन दोनों के बीच कितना प्रतिरोध निकाला था हमने, इन दोनों के जो बीच प्रतिरोध निकाला था वो निकाला था 2 ओम, 2 में तो निकाला था। अब हमें इनके बीच में क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो वही फिर ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, किसके मध्य, ए और बी के मध्य विभवांतर, क्या निकालना है, विभवांतर। तो V इक्वल्स टू आई आर, V आई कितना निकला हमारा 2, और हमारा जो प्रतिरोध था ए और V के मध्य वो भी कितना था 2 ओम। तो V इक्वल्स हो गया 2 दूना 4